हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम बजट 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले आपको बजट से रिलेटेड एक कंपाइल वीडियो लर्निंग बुक पे प्रोवाइड कराया गया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले वो उस वीडियो को देख लें, फिर आके आप क्वेश्चंस करोगे। इससे क्या है कि आगे आने वाले 1 सालों तक अब सेम बजट, इसी बजट से क्वेश्चन आने होंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट बजट अपना नेक्स्ट ईयर आएगा। तो पूरे 1 साल के दौरान जो भी क्वेश्चन इस बजट से बन सकते हैं वो सभी आपका अभी रेडी हो जाए, तो मतलब आगे आने वाले समय में आपसे बजट से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं वो कभी गलत ना हो। तो पहले आप जाके जो बजट पे वीडियो है उसको देखो, फिर बजट के क्वेश्चंस आंसर के वीडियो को कर लो। इससे आपका पूरा का पूरा बजट तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए फिर बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, बजट एलोकेशन कितना किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है, ये जो वीडियो पुराना देख के ये वीडियो कर रहे होंगे उन्हें पता है। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बजट में किया गया है। आपको मैं पिव इंडिया से मैंने कुछ पिक कलेक्ट किए हैं उसको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से मैंने इसको कलेक्ट किया है, और प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो। अब आप ये भी समझ सकते हो कि 64,180 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट ने बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए एलोकेट किया है, जो कि क्वेश्चन में है, जिसे आपको ये आंसर मैं बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से कलेक्ट किया गया ये पिक आपको दिखाया जा रहा है कि आप इस पर और अंडरस्टैंडिंग अपनी कंफर्म कर सको। देखो इसमें क्या होगा कि 17,188 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही साथ अभी कोविड-19 पैंडमिक के दौरान लैब्स की काफ़ी कमी दिखी हमारे देश में, तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब सभी डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने की गवर्नमेंट की योजना है इस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। साथ ही साथ 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी ओपन करने की गवर्नमेंट की योजना है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल बायोसेफ्टी लेवल 3rd लेबोरेटरी और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, जहाँ पे वायरस से रिलेटेड रिसर्च हो और बैक्टीरिया से रिलेटेड रिसर्च हो, ऐसे लैब भी गवर्नमेंट ओपन करेगी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। आप वीडियो को पॉज करो और इस पूरी स्लाइड को पढ़ जाओ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथेंटिक वेबसाइट से लिया गया स्लाइड है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64,180 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुल कितनी धनराशि को एलोकेट किया है पीरियड 2021-22 के लिए। कुल 35,000 करोड़ रुपए को गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस राशि को ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाया जाएगा। तो अगर ये राशि कम पड़ती है वैक्सीनेशन के लिए, हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 पैंडमिक का वैक्सीनेशन चल रहा है, अंडर प्रोसेस है अभी। उसके तहत जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनको वैक्सीनेशन देने का काम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। फिर इसके बाद आम पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसके लिए एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है जिस पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। इसको भी हम प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट से देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वैक्सीन को 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ एक बात आपको जो और भी ध्यान में रखनी है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन को भी किया था कि इंडिया में खुद निमोनिया के लिए, निमोनिया एक बीमारी है जिसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन को बनाया है। ये पूर्णतः मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो अभी सिर्फ कुछ स्टेट तक है। इसे आगे आने वाले समय में पूरे इंडिया में रोल आउट करने का भी प्लान है गवर्नमेंट का इस वैक्सीन के तहत। इसी वैक्सीन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको पूरे अक्रॉस द कंट्री रोल आउट करने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
और इस बार का बजट जो है वो हेल्थ बजट 137 गुना पिछली बार के कंपेयर में इंक्रीज़ किया गया है। 137 गुना हेल्थ बजट को इंक्रीज़ किया गया है। ये अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अभी जो वैक्सीन की बात की गई है 35,000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किया गया है, इसमें कोविड-19 वैक्सीन के लिए है 35,000 करोड़ रुपए। साथ ही साथ नीमोकोकल वैक्सीन जो कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है, इसका भी कुछ दिन पहले ही भारत में परीक्षण किया गया। अब इसको पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा, यानी पूरे इंडिया में निमोनिया का वैक्सीन जो अब से वैक्सीनेशन होगा निमोनिया के लिए, वो मेड इन इंडिया वैक्सीन के तहत किया जाएगा। तो वैक्सीन से संबंधित आप दो बात ध्यान में रखोगे। और गवर्नमेंट ने एक डेटा भी जारी किया कि निमोनिया से हमारे देश में लगभग 50,000 बच्चों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। और इस वर्ष का जो बजट है उसमें हेल्थ बजट में 137% की वृद्धि की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हमारे हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को काफ़ी खामी नज़र आई और इसीलिए इसमें इतना बूस्टअप आया कि 137 गुना बजट को बढ़ा दिया गया पिछली बार के कंपेयर में। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following introduced detailed presentation of annual economic survey 2021 to the public? देखो, इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में तो प्रस्तुत किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, लेकिन पब्लिक के लिए किसने प्रस्तुत किया? पब्लिक के लिए प्रस्तुत करने का मतलब होता है कि प्रेस में किसने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया। प्रेस में इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया के.वी. सुब्रमण्यम ने। के.वी. सुब्रमण्यम हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और उन्होंने ही इस इकोनॉमिक सर्वे 2021 को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया पब्लिक के लिए। और सेम सर्वे को पार्लियामेंट हाउस में निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमन जी ने ही पूरे बजट को भी प्रस्तुत किया पार्लियामेंट के दौरान। तो इकोनॉमिक सर्वे को भी निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और बजट को भी निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। लेकिन बजट को प्रेस में, मतलब वो पार्लियामेंट के थ्रू आता है प्रेस में, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जाता है प्रेस में। तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया के.वी. सुब्रमण्यम ने, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 व्हाट इज़ द रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021? देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021, अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जब भी बात होती है तो यानी आप जो जनरली लिखा देखते हो 2020-21, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को और ये ख़त्म होगी 31 मार्च 2021 को। इसका समापन होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 का। तो गवर्नमेंट के हिसाब से कितना रियल ग्रोथ रहा जीडीपी का हमारे इंडिया का? रियल ग्रोथ भारत का रहा माइनस में -7.7%। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो आप इसे ध्यान में रखोगे। देखो, कई सारे सर्वे हैं, उन्होंने भी इंडिया के ग्रोथ के लिए अपना प्रिडिक्शन जारी किया था, लेकिन इसे ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा खुद का इकोनॉमिक सर्वे है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हमारे देश का जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में था और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये -7.7% था। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, जो कि बजट के ठीक पहले प्रस्तुत करने की परंपरा है जिसकी। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रियल जीडीपी इज ग्रोथ प्रोजेक्टेड इन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अब देखो, ये क्या प्रोजेक्टेड किया गया है भारत की रियल जीडीपी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होगा 1 अप्रैल 2021 से और जो ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ने कितना इंडिया का जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है? इंडिया के जीडीपी को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है 11%। और ये बात की जा रही है रियल जीडीपी की। देखो, जीडीपी दो तरीके की होती है, एक रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी 11% गवर्नमेंट ने बताया है और नॉमिनल जीडीपी को गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है 15.4%।
क्या है दोनों में डिफरेंस, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो सबसे पहले अगर हमको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझना है तो उसके लिए जीडीपी को जानना जरूरी है। जीडीपी क्या है? अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी को समझें तो जीडीपी पूरे इंडिया के इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्ट और गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है पूरे साल के दौरान। प्रोडक्ट्स मतलब कि जैसे जितने भी सामान बनाए गए, बिस्किट, पेन, पेंसिल, बैग्स और आपके व्हीकल्स, कार, मोटर, मतलब जितने भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की गई पूरे साल के दौरान वो, और जो सर्विसेज दी जाती, जैसे सर्विसेज में क्या आता है, एडवोकेट जो सर्विसेज देते हैं, जो डॉक्टर सर्विसेज देते हैं, जो सीए लोग सर्विसेज देते हैं, ये सभी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। और जो फैक्ट्री में बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सबको जोड़ देने पर जो वैल्यू आती है उसे जीडीपी बोलते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे निकालेंगे? जितनी पूरे साल के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस का। करंट प्राइस मतलब अभी कितनी प्राइस चल रही है किस गुड्स की। अब जैसे आप एग्जांपल में सोचो कि पूरे साल के दौरान हमने 25,000 कॉपियों का निर्माण किया सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जीडीपी में। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे देश की जीडीपी में काफ़ी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 25,000 कॉपियों का निर्माण किया गया पूरे साल के दौरान इंडिया की जीडीपी में, और सिर्फ कापियों का निर्माण किया गया। और प्रेजेंट टाइम में इन कापियों की वैल्यू 40 रुपीज़ है। तो भारत की जीडीपी जो होगी वो 25,000 गुणे 40 होगी और ये जीडीपी होगी नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी को कैसे कंसीडर करते हैं? रियल जीडीपी को ऐसे कंसीडर करते हैं कि 25,000 कॉपियाँ जो हमने बनाई उसमें प्राइस से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस ईयर गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इसी बेस ईयर के आधार पे हम अपनी जीडीपी को निकालेंगे। बेस ईयर का क्या मतलब होता है कि कोई एक ईयर गवर्नमेंट बताती है कि ये हमारा बेस ईयर है, इसी के आधार पे सारी इकोनॉमिक गणनाएं की जाएंगी। अभी प्रेजेंट टाइम में तो भारत का बेस ईयर चल रहा है 2018, लेकिन अब क्या होगा कि गवर्नमेंट इसे चेंज करके 2020-21 करने की घोषणा कर चुकी है। तो रियल जीडीपी हम निकालते हैं, गुड सर्विस प्राइस का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बेस ईयर से लेते हैं, और नॉमिनल जीडीपी को हम जो निकालते हैं वो करंट से लेते हैं। तो आप देखोगे कि हमेशा अब क्या है कि जब आप बेस ईयर से निकालोगे जीडीपी तो उस समय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दाम कम रहेंगे, क्योंकि बेस ईयर हमेशा पहले का लिया जाता है। और जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, वो ऐड नहीं होती है रियल जीडीपी में। जबकि नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइस को लेते हैं तो उसमें महंगाई को भी ऐड किया जाता है। तो जो रियल जीडीपी होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है, रियल जीडीपी हमेशा क्या होती है, कम होती है नॉमिनल जीडीपी के कंपेयर में। क्योंकि रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, पहले पुराने बेस ईयर को कंसीडर करके प्राइस उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। और पहले के समय में जब हम प्राइस देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो कॉपी 40 रुपये में थी वो अभी 80 रुपये में हो गई होगी। मतलब 8-10 साल का गैप होता है बेस ईयर में। तो इस वजह से हमेशा ही नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस को कंसीडर करते हैं, जबकि रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो भारत के इकोनॉमिक सर्वे में जो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है वो 11% है। नॉमिनल जीडीपी 15.4% है प्रोजेक्शन में, और रियल जीडीपी 11% है। तो अब आप समझ सकते हो रियल जीडीपी में क्या हुआ। रियल जीडीपी में हमने बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर किया, तो बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर करेंगे तो जाहिर सी बात है रियल जीडीपी कम आएगी, क्योंकि उसमें जो प्राइस का मल्टीप्लाई होगा वो पहले के प्राइस से होगा। और नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। और ये जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये हाईएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से गवर्नमेंट ने कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्शन अपने लिए नहीं किया था। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी? इकोनॉमिक सर्वे की थीम इस बार की थी कोविड-19 वॉरियर्स। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे
की थीम थी कोविड 19 वॉरियर, यानी कि पूरी तरीके से समर्पित था इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे कोविड 19 के वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और जो साइंटिस्ट हैं, ये सारे लोग कोविड 19 के वॉरियर्स हैं। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ रिकवरी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ड्यूरिंग लास्ट ईयर। देखो कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी एक फॉल डाउन हुई, जस्ट क्योंकि कोविड 19 पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से सभी देशों की इकोनॉमी फॉल डाउन हुई, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी की रिकवरी की बात यहाँ किया जा रहा है कि लास्ट ईयर में इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी कैसी रही, पूरे इकोनॉमिक इंडियाज़ इकोनॉमिक ड्यूरिंग लास्ट ईयर कैसी रिकवरी रही। तो ये वी शेप रिकवरी रही, क्योंकि जैसा जितना तेज़ी से हमारा इकोनॉमी फॉल डाउन हुआ था उतनी ही तेज़ी से हमारा इकोनॉमी फिर से बूस्टअप की तरफ बढ़ चुका है। और आप देख रहे होंगे कि पहले जो सर्वे थे, जो अलग अलग एजेंसियों द्वारा सर्वे किए जा रहे थे, उसमें माइनस का 12% तक हमारी देश की इकोनॉमी को बताया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये कम करते हुए माइनस के 7.7% तक आ चुके हैं, यानी कि लगातार हर सर्वे में हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग लास्ट ईयर ये वी शेप थी। तो आप इसको कैसे समझोगे कि एक फॉल डाउन हुआ कोविड 19 पैंडमिक में लॉकडाउन की वजह से, फिर से ये बूस्टअप हुआ और ये वी शेप बन गया। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। देखो इकोनॉमिक सर्वे में कौन से स्टेट ने अंडर परफॉर्मेंस किया था, मतलब कि अंडर परफॉर्मेंस इन बोथ द नंबर ऑफ कोविड केसेस एंड डेथ। देखो कोविड 19 पैंडमिक में दो चीज़ें थी, एक तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो अपने स्टेट में कोविड 19 के केसेस को बढ़ने ही नहीं दे रहा है, मतलब कि जो भी मेजर्स हैं उनको इतना प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लागू कर रहा है अपने प्रदेश में कि कोविड 19 के केस ही नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर केस बढ़े भी हैं उस स्टेट में तो कितने अच्छे से मैनेजमेंट किया जा रहा है कि डेथ रेट बिल्कुल कम है। तो दो चीज़ों पर फोकस था कि इकोनॉमिक सर्वे में दो चीज़ों पे और ध्यान दिया गया कि कौन से स्टेट ने कैसा परफॉर्मेंस किया कोविड नंबर ऑफ कोविड केस में और नंबर ऑफ कोविड 19 के डेथ के केस में। तो क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट ने अंडर परफॉर्मेंस किया, यानी कि खराब प्रदर्शन किया दोनों ही केसेस में, कोविड नंबर ऑफ कोविड केस में और डेथ के केस में। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दोनों ही क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया, कोविड केस में यानी कि नंबर भी वो कंट्रोल करने में उतना अच्छे से सक्षम नहीं रहे, साथ ही साथ अगर नंबर बढ़ा हुआ था तो डेथ रेट को भी कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सक्षम नहीं रहा था। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अगर बात कोविड 19 पैंडमिक की करें, लेकिन महाराष्ट्र ने अंडर परफॉर्मेंस किया। अभी आगे के क्वेश्चनों में आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कोविड के केस में किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही साथ नंबर ऑफ डेथ के केस में किस स्टेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज एन ओवर परफॉर्म इन नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस। कोविड 19 के केस में, कोविड 19 के नंबर के केस में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया, यानी कि किस स्टेट ने कोविड 19 उस स्टेट में उतना फैले ही नहीं, उसके लिए खूब अच्छा मैनेजमेंट किया और कोविड 19 का केस वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से उतना अधिक नहीं फैला। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट कोविड 19 के लिए सबसे अच्छा रहा, ओवर परफॉर्म्ड किया उत्तर प्रदेश ने नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस के टर्म को अगर हम चेक करें। उत्तर प्रदेश के बाद फिर गुजरात का नंबर आता है इसमें और उसके बाद बिहार। इन तीनों स्टेट ने ओवर परफॉर्म किया नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस में, मतलब कि ज़्यादा केस पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ होने ही नहीं पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सख्त मैनेजमेंट किया था ताकि कोविड 19 पैंडमिक का जो फैलाव है उसको रोका जा सके। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार कौन सा स्टेट है जिसे हाईएस्ट रैंक दी गई है इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इस इकोनॉमी सर्वे में, जिसमें कि कंसीडर किया गया है बेयर नेसेसिटीज़ को। बेयर नेसेसिटीज़ को कंसीडर करने का मतलब कौन सी गवर्नमेंट ने ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन
और शेल्टर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसी भी पब्लिक के लिए, उसको लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ये है बेयर नेसेसिटीज़ के केस में हाईएस्ट रैंक किसे प्रदान किया गया है, यही क्वेश्चन है कि कौन सी गवर्नमेंट ने मतलब जो मूलभूत सुविधाएं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, हेल्थ सेक्टर, इन सब के लिए पब्लिक के लिए अच्छा परफॉर्म किया है पूरे साल के दौरान। ये है केरला। केरला राज्य इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करता हुआ पाया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में। और केरला के बाद पंजाब है, फिर हरियाणा है और फिर गुजरात है। अगर हम लोवेस्ट रैंक की बात करें बेयर नेसेसिटीज़ के टर्म में तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ये लोवेस्ट परफॉर्मर हैं, लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं बेयर नेसेसिटीज़ के केस में। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं हम लोग कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एलोकेशन है 64,180 करोड़ रुपए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉप्स विल नाउ बी इंक्लूडिंग इन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। देखो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में अब कितने क्रॉप को इंक्लूड कर दिया गया है। टोटल ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 क्रॉप को गवर्नमेंट द्वारा इंक्लूड कर दिया गया है। ये फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने किया है। क्या है ये ऑपरेशन ग्रीन? ऑपरेशन ग्रीन की बात सबसे पहले बजट 2018-19 में की गई थी, जिसमें 3 पेरिशिएबल जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें टॉप कहा गया था, इसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो यानी आलू, प्याज और टमाटर, तीनों को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया था। और ये तीनों पेरिशिएबल क्रॉप हैं। पेरिशिएबल क्रॉप मतलब कि ये जल्दी ख़राब होने वाले क्रॉप हैं। तो इनका 2 उपयोग किया जा सकता है, या तो इनको जल्द से जल्द जो इनके लिए ख़रीदार हैं उन तक पहुंचाया जाए, यानी कंज्यूमर को ये जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं, या फिर इनके लिए क्या करना होगा कि इनको कोल्ड स्टोरेज हाउस में अच्छे से मैनेजमेंट करके इनको स्टोर कर दिया जाए ताकि ये ख़राब ना हो सकें। तो पहले क्या था, टमाटर, आलू और प्याज को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन के दौरान गवर्नमेंट पेरिशिएबल क्रॉप्स को क्या करती थी, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखो जैसे कोई किसान है, उसने पूरे अपने वहाँ पे 10 टन का टमाटर का उत्पादन किया। अब 10 टन के टमाटर के उत्पादन को तो कोई किसान एक दिन में इसको सेल आउट नहीं कर सकता, कोई किसान एक दिन में नहीं बेच सकता। तो इसके लिए उसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने इस टमाटर को बेचने जाना होता था। तो गवर्नमेंट जो भी पेरिशिएबल क्रॉप थे यानी कि टमाटर, आलू और प्याज, इनको जब ट्रांसपोर्टेशन करके किसान दूसरे ज़िलों में ले जाके बेचता था तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का 50% गवर्नमेंट देती थी और 50% किसानों को देना होता था। या फिर अगर किसान बेचना नहीं चाह रहा है, उसे अपने ज़िले में ही बेचना है, तो उसे वो स्टोर करेगा। तो स्टोर करने की कंडीशन में भी गवर्नमेंट 50% जो स्टोरेज का चार्ज आता था, कोल्ड स्टोरेज में जब किसान स्टोर करता है तो स्टोरेज चार्ज में जो आता था उसमें भी 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। इसी के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है। अब इसमें कुल 22 पेरिशिएबल क्रॉप को शामिल कर लिया गया है, जिसमें शिमला मिर्च और गाजर, मूली, इस तरीके से टोटल 22 पेरिशिएबल क्रॉप को शामिल किया गया है। ये इसी बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बयान में कहा। और उन्होंने अपने इस बयान में ये भी बोला कि गवर्नमेंट अभी भी 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 तक गवर्नमेंट का किसानों की इनकम को डबल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन में अब 22 क्रॉप को शामिल कर रही है गवर्नमेंट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक वन नेशन वन रेशन कार्ड में कितने स्टेट शामिल हो चुके हैं। देखो हमारे देश में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कुल 36 हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर हम ऐड करें तो 36 होते हैं। तो इन 36 में से 32 इसमें शामिल हो चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण डेटा है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आगे आपने देखा होगा पहले भी लगातार जब स्टेट शामिल हो रहे थे तो इससे क्वेश्चन बन रहे थे। और गवर्नमेंट ने बताया कि ये 32
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मिला के टोटल बेनिफिशरीज़ का 86% कवर कर लेते हैं। यानी अब जो 4 बचे हुए हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट, जब वो भी इंक्लूड हो जाएंगे तो इनके पास सिर्फ 14% बेनिफिशरीज़ हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड। वन नेशन वन रेशन कार्ड ये ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स के लिए बेनिफिशरी साबित होगा, क्योंकि कोई अगर उत्तर प्रदेश का है और वो फिर जाके गुजरात या फिर दिल्ली में जाके जॉब करता है या फिर कोई वर्क करता है, लेबर क्लास का वर्क करता है, तो उसके लिए वो अपने उत्तर प्रदेश के कार्ड से ही दिल्ली या फिर मुंबई कहीं पे भी अपना राशन ले सकता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। यही है वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना, और ये अभी तक भारत के 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला डिजिटल सेंसस के लिए भारत में गवर्नमेंट ने कितने बजट का एलोकेशन किया है। पहले डिजिटल सेंसस के लिए भारत की गवर्नमेंट द्वारा एलोकेट किया गया 3,768 करोड़ रुपए का बजट का। देखो यहाँ पे थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप 5 नहीं वो 68 है, 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे कम प्रिंट हो गया है। तो 3,768 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है पहले डिजिटल सेंसस के लिए। डिजिटल सेंसस मतलब अभी तक आप देखते होंगे कि जब भी जनगणना होती थी, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना का प्रावधान है, तो जब जनगणना होती थी तो उसमें लोग एक रजिस्टर लेके आते थे जनगणना करने वाले, और आपके परिवार के नंबर्स, कितने आदमी हैं उनका नाम, कितनी फीमेल हैं उनका नाम, क्या आपके पास क्या क्या सामग्रियां हैं सुविधा के लिए, कितनी इनकम है, ये सारा नोट डाउन होता था। लेकिन अब इसके लिए कोई रजिस्टर लेके नहीं आएंगे, इनको टैबलेट दिया जाएगा और ये डिजिटल तरीके से आपके जनगणना को करेंगे। मतलब पूरी तरीके से ये डिजिटल सेंसस होगा, भारत के इतिहास का पहला डिजिटल सेंसस होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3,768 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के जो टी वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट का एलोकेट किया। 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है असम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और इसमें भी ज़्यादातर जो मनी का एलोकेशन किया गया है वो वुमेन और चाइल्ड जो हैं टी वर्कर्स के, उनके लिए है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पे, किस यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओपनिंग का प्रपोजल रखा है इस बजट में। ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ओपन करने का प्रपोजल रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन किया है। इसको मैंने आपको क्वेश्चन कराया जा चुका है, अभी इसी वीडियो में कराया है, और उसका पिव इंडिया का आपको मैंने एक, जहां मैंने पिव इंडिया से जो पिक कलेक्ट किया था उसे भी दिखाया था। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये 35,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। और इस गवर्नमेंट ने ये भी कहा है साथ ही साथ कि वो इस बजट को इंक्रीज़ कर देगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे लगेगा कि अभी बजट कम हो रहा है कोविड-19 के वैक्सीनेशन में, तो वो इसे बढ़ा भी सकती है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के टी वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट का एलोकेशन किया। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये कुल 1,000 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन किया गया है असम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के लिए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क कहाँ सेटअप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका अनाउंसमेंट इस बजट में किया गया है। ये सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। क्या है ये मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क। देखो सी वीड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, सी वीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क को बनाने के उद्देश्य से तमिलनाडु को चुना है। क्या है, देखो सी वीड में जो भी फार्मिंग की जाती है समुद्री पानी में या फिर जिसमें जल का अधिक उपयोग किया जाता है, उसे सी वीड फार्मिंग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कई सारे एल्गी हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, जो हाईली प्रोटीनियस एल्गी होती हैं,
तो प्रोटीन रिच सोर्स है एल्गी का, तो एल्गी का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा और ये प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही फिशरीज जो होती है, फिश, वो भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो इन सब के लिए, इन सबको सी वीड में ही इंक्लूड करते हैं। तो सबके लिए सी वीड पार्क को सेटअप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु में। देखो इसके लिए तो सबसे पहले समुद्र का किनारा चाहिए होगा, तो जो भी हमारे कोस्टल एरिया के स्टेट हैं वहीं पे इसको सेटअप किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ये सेटअप हो नहीं सकता, ये आपका कहाँ पे और नहीं, उत्तराखंड में नहीं सेटअप हो सकता, दिल्ली में नहीं सेटअप हो सकता, पंजाब में नहीं सेटअप हो सकता। तो मतलब जो कोस्टल एरिया है, आप गुजरात से कंसीडर करो और इधर वेस्ट बंगाल तक जाओगे, एकदम निचला पार्ट, यहीं पे इसको सेटअप करना था। तो तमिलनाडु को चुना है। 4,000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी। इससे सीवीड फार्मिंग और कल्टीवेशन को प्रमोशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसमें ये भी घोषणा की है कि 5 मेजर फिशरीज हार्बर को भी बनाएगी। और डेवलप कहाँ पे किया जाएगा ये 5 मेजर फिशरीज हार्बर को? ये कोची केरला में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा एंड पेटुआ घाट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 5 जगहों पे 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को भी गवर्नमेंट डेवलप करेगी। साथ ही साथ मल्टी पर्पस सी वीड पार्क को डेवलप करेगी तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर को एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में। देखो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस बजट के एलोकेशन में वो है 5.54 लाख करोड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है इस बजट में। मतलब कि पूरे बजट का एक्सपेंडिचर है 5.54 लाख करोड़। पिछली बार ये था 4.12 लाख करोड़, यानी कि इस बार के बजट में शार्प इंक्रीज हुआ है लगभग 35% का। आप देख लोगे कितना हो रहा है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ये 35% बजट को इंक्रीज किया गया है पिछली बार के बजट एक्सपेंडिचर से। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड आर एलोकेटेड फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग सेक्टर इन यूनियन बजट। देखो हेल्थ के लिए कितने बजट का एलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थ के लिए इस बार का जो बजट का एलोकेशन है वो पिछली बार की तुलना में 137% अधिक है। आप सोच सकते हो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के बजट को कितना बूस्टअप कर दिया। 137% ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। इस बार का जो बजट है वो है 2,23,846 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी हो हल्ला होता था देश में कि हेल्थ का बजट काफ़ी कम होता है, तो गवर्नमेंट ने इसे एक साथ 137% इस वर्ष बढ़ा दिया, क्योंकि ज़रूरत भी थी। अभी कोविड-19 पैंडमिक के दौरान काफ़ी खामियां नज़र आई हमारे हेल्थ सेक्टर में। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2,23,846 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया हेल्थ और वेलबींग सेक्टर के लिए। और पिछली बार ये कितना था? पिछली बार ये था 94,452 करोड़ रुपए, यानी कि कुल 137% का इसमें बूस्टअप हुआ। ये क्वेश्चन अलग है और क्वेश्चन आपको कराया गया है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, उसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है सरकार की तरफ से। यानी कि हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस रहा इस बार के बजट में। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने 2021-22, मतलब कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट द्वारा एस्टिमेट किया गया है इस वर्ष। देखो फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया है वो 6.8% है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है फिस्कल डेफिसिट? देखो फिस्कल डेफिसिट ये है कि गवर्नमेंट ने पूरे साल के दौरान खर्चा करने का प्लान बनाया। मान लो कि आप 100 रुपये बनाया कि हम पूरे साल के दौरान पूरे देश के ऊपर 100 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को खर्च कितना करना पड़ा? ये खर्च करना पड़ा 106 रुपये 80 पैसे। तो यही फिस्कल डेफिसिट हो गया कि गवर्नमेंट के खाते पर कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ा, 6 रुपये 8 पैसे अधिक खर्च करने पड़े, तो यही 6.8% हो गया। तो गवर्नमेंट ने जितना प्लान किया था उससे 6.8%। ये राशि देखो अभी
100 में कम नज़र आ रही है। लेकिन अभी आप सोचो पिछले वर्ष का जो बजट का एलोकेशन था वो था हमारे देश का टोटल 4.12, बजट एक्सपेंडिचर था 4.12 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इसे रिवाइज करके आप सोचो लगभग 1 से 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाना पड़ गया था कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। गवर्नमेंट हालांकि बार बार ये कोशिश करती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसे 3% से कम रखा जाए, और लगातार गवर्नमेंट की कोशिश के बाद भी ये बढ़ता चला जा रहा है। इस वर्ष तो ये काफ़ी जंप कर गया, ये पिछले वर्ष 4 दशमलव कुछ प्रतिशत से सीधे 6.8% पहुँच गया। ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हुआ है। और हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसे अब क्या करेगी, कम करेगी। एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती हो गई है, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। फिस्कल डेफिसिट को कितना एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने आने वाली जीडीपी के लिए, यानी आने वाला जो, एक मिनट फिर से गड़बड़ी हो रही, क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं, सॉरी फॉर दैट। द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच % ऑफ जीडीपी इन 2021-22 एज पर यूनियन बजट 2021। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हमने 2021-22 के लिए फिस्कल डेफिसिट को 6.8% रखा है। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि फिस्कल डेफिसिट जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 जब खत्म हो रहा है तो हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कितना था। देखो हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट तब था 9.5%, यानी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से आप देख सकते हो ये फिजिकल डेफिसिट जो 9.5% है, ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका है। 9.5% फिजिकल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 21 का। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 ही चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2022 चलने लगेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो फिजिकल डेफिसिट बताया है, इसी बजट में गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट के जो बजट एक्सपेंडिचर था उस पर 9.5% का अतिरिक्त भार पड़ा, और यही फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन गवर्नमेंट इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में कम करके 6.8% करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि गवर्नमेंट लगातार इसे 3% से कम करने की ओर अग्रसित रहती है, लेकिन 9.5% से सीधे 3% पे लाना एक असंभव टास्क होगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे फिर से कम करेगी। गवर्नमेंट 2014 से ही कोशिश कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को 3% से कम रखा जाए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप अब आप समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से एक बार, काफ़ी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था तो इसको फिर से एक समराइज करते हैं। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 9.5% था, और अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को, गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट का वो है 6.8%, यानी 9.5% से कम करते हुए 6.8% रखा गया। पिछली बार जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4% के आसपास था, और गवर्नमेंट इसे 3% के से कम लाने पर कार्य कर रही थी। लेकिन इसमें देखो कितना जंप हो गया, ये तुरंत बूस्ट हो गया, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक में जो हमारे सरकारी खजाने पे काफ़ी भार पड़ा था। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, ताकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लागू कर सके उस कंपनी पे। देखो आईपीओ क्या है और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट तो जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा जो मैंने बनाया है उसमें आपको कंफर्म हो गया होगा। बस इसको शॉर्ट में ये समझ लो कि जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसे प्राइवेट करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट उसमें अब इन्वेस्ट करना बंद करती है तो वो प्राइवेट करने की ओर अग्रसित होता है। आईपीओ क्या है, आईपीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब एलआईसी को गवर्नमेंट आईपीओ के तहत लॉन्च कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एलआईसी आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएगा। एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने का क्या मतलब हुआ? एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने का मतलब ये होगा कि सरकार एलआईसी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगी। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद सरकार आईपीओ के जरिए एलआईसी कंपनी के इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी। इससे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी एलआईसी के।
अब जब इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी शेयर मार्केट के जरिए आईपीओ से गवर्नमेंट, तो फिर कितने में इसको गवर्नमेंट को बेचना है किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में, ये पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। यही है आईपीओ लॉन्च करना किसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसइन्वेस्टमेंट को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है बजट पे, वो जाके प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस को गवर्नमेंट ने बढ़ाया कर दिया है टोटल इस समय 16.5 लाख करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इतने का गवर्नमेंट लोन करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसमें भी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होगा वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज़ और आपका जो सीवीड कल्चर है, इन सब पे ज़्यादा फोकस होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 16.5 लाख करोड़ रुपए का किया है कि वो एग्रीकल्चर में इतने का क्रेडिट टारगेट की, मतलब इतना लोन देगी गवर्नमेंट। फिर इसको लोन देने के बाद इनसे जो रिटर्न आता है वो तो इससे ज़्यादा हो ही जाता है। तो 16.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट के तहत गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से कितना बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एफडीआई के सेक्टर में, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अब इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में विदेशी कंपनियाँ 74% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन रेलवे के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया। देखो, जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उन्हें पता होगा कि 2017 से ही हमारे देश में आम बजट और रेलवे बजट को मर्ज करके एक बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। उसके पहले क्या परंपरा थी कि रेलवे बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, और आम बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली जी उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने दोनों बजट को मर्ज कर दिया, रेलवे बजट और आम बजट एक कर दिया गया था। इस वर्ष रेलवे के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया है वो है 1,10,055 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट केसेस। देखो, टैक्स असेसमेंट केसेस में कितना टाइम को रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि पहले 6 ईयर था। देखो, टैक्स असेसमेंट का केस क्या हुआ, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने टैक्स के पेमेंट में कोई फ्रॉड किया है, तो गवर्नमेंट पहले क्या था कि 6 सालों तक आपके टैक्स असेसमेंट के पूरे खाते को फिर से ओपन कर सकती थी, लेकिन इसे कम करते हुए गवर्नमेंट ने अब 3 वर्ष कर दिया है। यानी गवर्नमेंट अगर 3 वर्ष तक गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई भी टैक्स पेड करने में कोई फ्रॉड किया गया है किसी बिजनेसमैन के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, तो 3 सालों तक गवर्नमेंट उसे उस साल के खाते को खोल के अपना टैक्स जो है उसके तहत जुर्माना लेते हुए अपना टैक्स ले सकती है। तो इसको 6 सालों से कम करते हुए गवर्नमेंट ने अब 3 साल कर दिया है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। देखो, कस्टम ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है। जब भी कोई गुड्स बॉर्डर क्रॉस करता है, यानी कि इंपोर्ट हो रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो भी उस पर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, ये टैक्स है। और या फिर हमारे देश से एक्सपोर्ट होकर किसी दूसरे देश में जा रहा है, तब भी गवर्नमेंट उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक अर्निंग मिल जाती है कि हमारे देश के बॉर्डर से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो एक्सपोर्ट कर रहा है हमारा देश, तो भी कस्टम ड्यूटी उसको देनी पड़ती है, और कोई सामान इंपोर्ट कर रहा है तो भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड सोलर इन्वर्टर। इम्पोर्टेड सोलर इन्वर्टर पर गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है। कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 20% कर दिया है। अब गवर्नमेंट जो भी इन्वर्टर होंगे, सोलर से चलने वाले इन्वर्टर, उन पे अगर कोई इंपोर्ट करा के उसको यहाँ पे सेल आउट करेगा तो गवर्नमेंट को 20% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि पहले 5% देनी पड़ती थी। और सोलर
लालटेन जो होते हैं उन पे, मतलब सोलर लैंप जो होते हैं उन पे पहले 5% था और उसको बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने 15% कर दिया है। तो सोलर लैंप पे 15% कर दिया गया है, जबकि सोलर इन्वर्टर पे 20% कर दिया गया है, और दोनों पे पहले 5% कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट लिमिट टू हाउ मच इन बजट 2021 हु यूजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड। देखो, डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड के इस्तेमाल में ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट के पास डेटा सब कुछ अपने आप पहुंचता रहता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑडिट कराती है। पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक का अगर पूरे साल के दौरान हुआ रहता था तो ऑडिट कराती थी। अब चूंकि गवर्नमेंट के पास डेटा पहले से ही है तो गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया है। पूरे साल के दौरान अगर किसी कंपनी या फिर किसी फैक्ट्री से 10 करोड़ रुपए तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो ही डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड का टैक्स ऑडिट लिमिट किया जाएगा। देखो, टैक्स ऑडिट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट पूरे साल के दौरान जो खर्चे होते हैं उनका खुद का आकलन करती है किसी भी कंपनी का। इससे क्या होगा कि वो इसी को ऑडिट बोलते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उससे टैक्स वसूल सके, इसीलिए ऑडिट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड होता है ज़्यादातर, तो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास डेटा अपने आप पहुंचता है तो फिर चोरी करने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया कि अगर 10 करोड़ तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड है तो ही टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत होगी। पहले क्या था, 5 करोड़ तक ही अगर ट्रांजैक्शन मोड था तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी। ये देखो, ये सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड की बात हो रही है, और पे तो आपको टैक्स ऑडिट करानी ही करानी है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड के अलावा किसी मोड से पैसे का लेन देन करते हो तो पूरे साल के दौरान टैक्स ऑडिट करा के गवर्नमेंट को अपना ऑडिट पेपर सबमिट करना ही होता है कंपनियों को। लेकिन अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड से कोई कर रहा है तो जो 10 करोड़ तक रुपए की लिमिट है उसका ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर होगा तो फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड की भी ऑडिट करानी होगी। होता क्या है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड से अगर लेन देन होता है तो गवर्नमेंट के पास डेटा अपने आप पहुंचता रहता है, तो उसमें ज़्यादा फेयर काम होने की संभावना रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाते हुए 10 करोड़ कर दिया है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कितना इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉटन पर। कॉटन पर गवर्नमेंट ने कितना कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया। मैंने बताया कस्टम ड्यूटी एक तरीके का ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है जब भी कोई सामग्री, कोई गुड्स, कोई आइटम हमारे देश से के बॉर्डर को क्रॉस करता है या फिर कोई सामान हमारे देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमारे देश में आता है। यानी कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है देश के बाहर, उसके लिए कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट पे टैक्स के रूप में वसूल करती है। तो कॉटन के लिए पहले कस्टम ड्यूटी 0% था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाते हुए 15% कर दिया है और इसका पूरा फ़ायदा किसानों को मिले। सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है और गवर्नमेंट ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी कॉटन के जो किसान हैं, जो किसान कॉटन का उत्पादन करते हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए किया जा रहा है। तो यानी 0% से बढ़ाते हुए कॉटन पर कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट ने फिर वही कहा कि गवर्नमेंट अभी भी प्रतिबद्ध है 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो गवर्नमेंट लगातार ऐसी बातें बोलेगी कि ताकि फार्मर को कुछ यकीन हो गवर्नमेंट के ऊपर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन जो है, किस एज तक के सीनियर सिटीजन को फिर अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 साल या उससे ऊपर है, उन्हें अब टैक्स के लिए ITR भरने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी वो अब टैक्स ना भरें तो भी गवर्नमेंट, उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 साल या उसके ऊपर के सीनियर सिटीजन को टैक्स फिलिंग से बाहर रख दिया गया। उनकी आय कितनी भी हो, उन्हें टैक्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको मैंने अपने जो पिछला कंपाइल वीडियो था, एनालिसिस वीडियो था टैक्स का, उसमें बताया है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखो, टैक्स का एनालिसिस वीडियो मिल गया, टैक्स से संबंधित पूरे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिल गए। अब आप दोनों वीडियो पे
एक एक दो दो बार देख लोगे तो इससे आपका पूरा का पूरा साल के दौरान जो भी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो आप इसे पूरी तरीके से रेडी कर लो। दोनों वीडियो को देखो, पहले आप टैक्स एनालिसिस का वीडियो देख लो, फिर टैक्स से रिलेटेड जो ये 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं उनको देख लो। तो कहीं से भी कुछ भी छूटने की संभावना शून्य हो जाएगी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अब नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।